एक यस, ये लीजिए, आप लीजिए, आइए आइए आइए। बहुत अच्छा लगा। मैडम आप आओ, एक अरे नहीं सर, वुमेन पावर कम। अपने जिला मोदी को सोनू राकेश स्वागत। राकेश जी निम्न स्तर के व्यक्ति को इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले आदरणीय चौहान जी का, जिनसे मेरी एक छोटी सी भेंट हुई और उसके पश्चात उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति इस योग्य है कि इस कार्यक्रम में बुलाया जाए और इतने प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ स्टेज पे बैठने का मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे आपके ऊपर, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत ही हर्षित हूँ इस स्टेज पे बैठ के और वेदपाल जी के साथ बैठ के। देखिए कितने हैंडसम और कितना सुंदर कुर्ता। थैंक यू वेरी मच वेदपाल जी, रघुलाल जी और नौरंग जी। नौरंग जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है बीच बीच में, कई बार किसी न किसी अवसर पे। तो सभी श्रद्धेयजनों को जो सामने बैठे हैं प्रणाम करता हूँ और एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ और अभिवादन करता हूँ। सबसे पहला ही भाषण मुझे आपने ये उत्तरदायित्व दिया है, तो मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूँ। और भारत कहाँ पहुंचेगा और भारत क्यों बाकी देशों के कंपैरिजन में स्पेशल, विशिष्ट और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है, तो इसके बारे में मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करूंगा। और यदि आपको कुछ बात मेरी अच्छी लगे तो आप यहां से ले जाइए और आगे उसको प्रोपेगेट करिएगा, तो मुझे लगेगा कि जीवन सफल हुआ। सबसे पहली बात तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि भारत देश नहीं है, भारत राष्ट्र है। और राष्ट्र और देश में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि राष्ट्र में प्रत्येक जन, प्रत्येक आत्मा एक दूसरे से संस्कार के माध्यम से जुड़ी रहती है। तो संस्कार का जो धागा है वो प्रत्येक आत्मा को जोड़ के एक ऐसी माला बनाता है जो एकदम यूनिक होती है, सबसे शक्तिमान होती है। इसीलिए जो भारत में होता है, जो भारत की सोच में है, वो कहीं भी नहीं है विश्व में। और जब मैं ये बात बोलता हूं, बिकॉज मेरा थोड़ा सा जीवन पूरा रिसर्च, एकेडमिक्स और पूरा टेक्नोलॉजी, इनोवेशन से जुड़ा है, तो मैं आपको उदाहरण भी इसको प्रूव करने के लिए उसी से रिलेटेड देता हूं। आज देखिए, धन्यवाद हमारे परम आदरणीय मोदी जी का कि भारत का जो कद है, भारत की जो छवि है, वो इतनी विशेष है कि प्रत्येक देश भारतीय को चाहता है। उदाहरण बताऊं, रशिया चाहता है कि भारतीय आए और उनकी आर्मी में लड़े, मिलिट्री में लड़े, उनकी डिफेंस में आए। यूक्रेन भी भारतीयों को चाहता है। आप देखिए, यूक्रेन को कुछ कंट्रीज हैं जो बिल्कुल वो छुआछूत का सा उसके साथ वो है। इसी प्रकार से रशिया भी सारे देशों के साथ वैसा नहीं है, लेकिन भारतीय दोनों को चाहिए। उधर देखिए आप, इजरायलियों को भी भारतीय चाहिए और फिलिस्तीनियों को भी भारतीय चाहिए, अरब्स को भी भारतीय चाहिए, ईरानियंस को भी भारतीय चाहिए, यूरोप को भी भारतीय चाहिए, अमेरिका को भी भारतीय चाहिए। मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जब हमारे बच्चे संस्कारी, संस्कार आधारित शिक्षा लेंगे तो वो सक्षम बनेंगे, और वो सक्षम, उनकी जो योग्यता है उसकी प्रत्येक देश वैल्यू करता है उसको, इसलिए भारतीयों को सब चाहते हैं। अब मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि भावी पीढ़ी को ये हमारा सबका कर्तव्य है कि हम बताएं कि हम भारतीय हैं। भारतीय एसोसिएट प्रोफेसर वो डेजिग्नेशन नहीं है। एक गुरु होता था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। ये वाली संस्कृति हमारी संस्कृति है, और इसलिए भारत राष्ट्र है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने भावी पीढ़ी को ये बात अच्छे से समझाएं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता था। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हमको जहां हमारा गंतव्य है, जहां हमें पहुंचना है, वहां कोई सोच भी नहीं सकता। हमें कहां पहुंचना है? हमें वहीं पहुंचना है जहां हमारे पूर्वज थे। देखिए, हमारी शिक्षा में दुर्भाग्यवश पिछले 300-400 वर्ष से, नॉर्मली लोग बोलते हैं 1947, बट मेरा विचार है कि कम से कम 300-400 वर्ष से
हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी शिक्षा प्रक्रिया, हमारी शिक्षा देने का ढंग, पूरे शिक्षण संस्थानों का इस प्रकार से आघात हुआ कि जिससे हमको बहुत बड़ा सेटबैक मिला। लेकिन हमको जहां पहुंचना है वो अब सही दिशा में आ रहा है। हमारे कोऑर्डिनेट्स जो थे 2014 से पहले, देखिए क्या होता है जब हम प्लॉट करते हैं, आप ये देखिए कि एक्स वाई प्लॉट करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो वर्टिकली हम हाई जा रहे हैं, लेकिन जब लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव। पूरा भारत राष्ट्र 1947 से पहले और 2014 तक नेगेटिव डायरेक्शन में था। मोदी जी भारत की दिशा बदले हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं, इस बात पर डिबेट करते हैं कि साहब मोदी जी ने किया क्या है, मोदी जी ने हिंदुओं के लिए क्या किया। वो भूल जाते हैं कि भारत की दिशा परिवर्तित की है मोदी जी ने। आज हमारी दिशा नेगेटिव, नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ आई है। पिछले 10 वर्ष में हम केवल 0 कोऑर्डिनेट तक पहुंचे हैं और ये तीसरा जो काल है मोदी जी का, ये 0 से आगे छलांग लेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में हम बहुत आगे जाएंगे। अगली बात मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं कि अब सब कुछ यही समय है, सही समय है, भारतीयों का समय है और हमें इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को सीज करना है। अब हम कैसे सीज करेंगे? सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि बच्चों को संस्कार देने। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, आज कोई भी जो हमारे संस्कार आधारित कोई भी काम हो तो आज बच्चों का क्या होता है, थोड़ा सा रिपल्शन होता है, हम ग्रुप में बैठते नहीं। पहले क्या होता था, ब्याह शादियां ऐसे होती थी, वेदपाल जी, पहले क्या होता था कि जब बारात निकलती थी गांव में से तो लोग रोक लेते थे बारात को कि रुको भाई, एक रोटी हमारे यहाँ खा के जाना, एक दिन हमारे यहाँ रुकना। तो बारात लड़के वालों की तरफ से जाने से, स्टार्ट करने से और वापस पहुंचने तक 10-12 दिन लग जाते थे। मैं राजस्थान से आता हूं और राजस्थान में ये सिस्टम था, मतलब हम बचपन में थे तो हमने देखा है कि किसी की बारात निकल रही है, कोई जान नहीं पहचान नहीं, इस प्रकार का भारत हमारा राष्ट्र था। तभी जब मैकॉले ने जब सर्वे किया तो उसने पाया कि ये तो प्रत्येक गांव स्वावलंबी है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मोदी जी भी आज वही बात कह रहे हैं। देखिए, हम 2 विषय हैं, एक है विकसित भारत, एक है आत्मनिर्भर भारत। विकसित भारत का उद्देश्य आज के कलयुग में अच्छा लग सकता है, जो धनी धन पाना चाहते हैं उनको अच्छा लग सकता है, लेकिन हम भारतीयों को धन से लोभ नहीं है, हम सरस्वती के उपासक। हमें भारत को आत्मनिर्भर करना है। जब यहाँ पे अंग्रेज थे यहाँ पे, तो उनका यही उद्देश्य था कि इनका स्वावलंबन समाप्त किया जाए। प्रत्येक गांव स्वावलंबी था, आत्मनिर्भर था। तो अब जो हम 0 कोऑर्डिनेट्स पे आए हैं, हमको पॉजिटिव जाना है और पॉजिटिव इस प्रकार से जाना है कि हमको स्वावलंबी बनना है। उसके लिए हमें बच्चों को क्या कहना है? मैं जब भी विश्वविद्यालय संस्थानों में जाता हूँ, बोलता हूँ छात्रों से, अध्यापकों से, प्रोफेसर से, मैं एक ही बात बोलता हूँ, बच्चों को ये सिखा दो कि रोगी नहीं होना है। स्वावलंबी का अर्थ है ये शरीर, हम सबको पता है कि इस शरीर में आत्मा परमात्मा का अंश है, तो नारायण निवास करते हैं इस शरीर में। एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं। कहानी ये थी कि एक बहुत बड़े स्वामी, उनको कोई काया कष्ट था, तो वो चलने में दुविधा थी, तो उनके जो शिष्य थे वो बार बार कहते थे कि स्वामी जी आपको कष्ट हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है। तो स्वामी जी बोलते थे, ऐसा मत बोलो, मुझे कष्ट नहीं हो रहा, कष्ट काया को हो रहा है, क्योंकि मैं तो परमात्मा का रूप हूं, तो मुझे कष्ट नहीं हो रहा, कष्ट काया को हो रहा है। तो हमें बच्चों को सिखाना है कि स्वावलंबी बनना है और निरोग रहना है, निरोगी रहना है। अभी देखिए क्या होता है, छोटा सा कष्ट हो काया में, इमीडिएटली हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कुछ नहीं पता होता। ये बात मैं आपके सामने नहीं कह रहा हूं, मैं जब डॉक्टर्स को डिग्री देने जाता हूं उनको भी यही बताता हूं। डॉक्टर्स क्या कहता है, बताइए क्या समस्या है? अरे भाई, हमें ही अगर बताना है आपको समस्या, अब किस बात के डॉक्टर हो? पहले हमारे वैद्य थे,
नहीं पूछते थे क्या समस्या है, पहले हाथ पकड़ते नब्ज देखते थे और बता देते थे क्या समस्या, आपसे नहीं पूछते थे, बल्कि आपको बताते थे कि आपने ये तो नहीं खाया, आपने ये तो नहीं खाया, आप रात को लेट तो नहीं सोए। वो वैद्य थे, वो आपके रियल डॉक्टर थे। आज जो है वो सही नहीं है, उसको सही हमें करना है। उसको सही करने का एक ही ढंग है कि हम स्वयं, ये नारायण का रूप है, ये शरीर नारायण निवास करते हैं इसमें। देखिए वो हमारे यहाँ भजन गाते हैं कि इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच का पवन का खंबा। ओके, ये आवत जावत कछु न देखो, देखा बड़ा अचंबा, बंगला भला बना दरवेश, इसमें नारायण प्रवेश। तो हम बच्चों को ये सिखा दें कि रोगी नहीं बनना। दूसरा, वॉलेंटियरिंग हमें सिखाना होगा। अभी आज क्या हो रहा है संस्कृति में कि कोई व्यक्ति एक भी तिनके के दो नहीं करना चाहता जब तक उसको ये ना हो कि मुझे क्या मिल रहा है। चाहे वो देश सेवा हो, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो परिवार सेवा हो, किसी की भी सेवा हो, चाहे वो गौ सेवा हो। अभी क्या एक कल्चर हो गया है, अभी कल्चर ये हो गया है कि जो गो पालक थे वो कुकुर पालक हो रहे हैं। अभी डिस्कशन, विचार विमर्श ये होता है कि आपका कुकुर किस वैरायटी का है, कि कौन सा कैसा है, वो हमें डिस्कस करते हैं आजकल बच्चे। जब मैं मॉर्निंग में दौड़ता हूँ या कहीं कुछ कर रहा होता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है, बच्चे ये डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा आपके कुकुर का कितना वेट है, अच्छा आपके इसकी क्या हॉबीज है, आपके कुकुर की क्या हॉबीज है। तो आप बच्चों को कुकुर से दूर रखें, और बच्चों को निवेदन है कि उनका जन्म कम से कम जन्मदिन जो है वो गौशाला में मनाएं। बच्चों को गोबर उठाना सिखाएं, गोबर से उपले बनाना सिखाएं। आपको जैसे मैं बताना चाहता हूं, जब मैं छोटा था गांव में तो मैं एक्सपर्ट था उपले बनाने में। नॉर्मली गांव में क्या होता है, महिलाएं उपले बनाती हैं, ओके, पुरुष उपले नहीं बनाते। ऐसे हमारे यहाँ ये सिस्टम था कि महिलाएं ही कुएं से पानी भर के लाती थी, ओके, और कुएं पे ईंधई रखती थी, ईंधई पे एक मटका, उसके ऊपर एक और मटका, ये हमारा कल्चर था। पुरुष नहीं लाते थे, लेकिन मैं उपले भी बनाता था, कुएं से पानी भी लाता था, बिकॉज आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई ग्रैंडमदर। तो मैं ये चाहता था कि दादी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी माँ को कोई प्रॉब्लम ना हो, गाय का ध्यान रखना। तो मेरा ये निवेदन है कि बच्चों को कुकुर पालक की बजाय गो पालक बनाएं। हम लोग, मैंने बताया आपको कि भले ही से यादव लोग कहते हो यदुवंशी, हम सभी यदुवंशी हैं, हम सभी चंद्रवंशी हैं, हम सभी परशुराम जी की संतान हैं। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि संत बड़े ज्ञानी गुरुजन होते थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हम बच्चों को बताएं। जो अगली बात हम बच्चों को बताएं वो ये है कि अपनी रक्षा स्वयं करनी है, स्पेशली बच्चियों को, स्पेशली महिलाओं को। और हमें एक इस प्रकार का एकता क्रिएट करना है, एकता क्रिएट करनी है। अच्छा, एक सिस्टम चल रहा है आजकल, वो चल रहा है, साहब हम जाति में विश्वास नहीं करते। आप किसी से पूछिए, साहब आप, साहब हम जात पात में विश्वास। अरे जाति तो एक इतना बड़ा साइंटिफिक बेस है जो हमारे पूर्वजों ने दिया। केवल भारत देश ही ऐसा है जहां विवाह गोत्र देख के होता है, इसीलिए जो वंशज हैं वो सही क्वालिटी के जन्मते हैं। ये बात साइंस में प्रूव्ड है और इसी पे हमें रिसर्च करनी चाहिए थी। लेकिन हम सारी रिसर्च आज ये करते रहे जो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को रिडिक्यूल करने वाली रिसर्च करते थे। मैं चौहान जी से बता रहा था उस दिन जब हमारी भेंट हुई, मैंने कहा विज्ञान भारती का स्तर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आना चाहिए। केवल हमारा जो डायमेंशंस है विचार गोष्ठी तक नहीं रहने चाहिए। एक बहुत बड़ी बात अभी गवर्नमेंट ने की है जो 2014 में कर देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं 2024 में भी आप देर से आए लेकिन बहुत अच्छे से आए, कि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन बी एसोसिएटेड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स विद आरएसएस। तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है हम सबका कि हम अधिक से अधिक इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें जिससे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी विचार गोष्ठियां। और मेरा कहने का तात्पर्य और मेरा कहने का मैसेज देने का ये उद्देश्य है और ये मेरा मन का भाव है जो मैंने चौहान जी को भी कहा था। हमारे देखिए रिसर्च होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो फंडिंग एजेंसीज क्या हैं?
डिपार्टमेंट 10 मिनट बोल सकते हैं ना, समय का तो नहीं है चौहान जी, कोई समय का तो बता दीजिएगा, जब मुझे वाणी को विराम देना होगा बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारी बातें करनी है जो पहली बार मिल रहे हैं जीवन में, तो बता देता हूँ। तो हमारे यहाँ रिसर्च में देखिए फंडिंग कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट और DSIR, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च फंड करते हैं। 2014 से पहले जो रिसर्च करने आते थे, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति सनातन विरोधी थी, और बड़े अच्छे से पूरा जो विष था उसके ऊपर गुड़ लगा के वो अपना पूरा काम करते रहे। समस्या ये कि 2014 के पश्चात भी वही कंटिन्यू। हमने प्लानिंग कमीशन को, हमने पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब हमने उसका नाम चेंज किया, लेकिन हमने संस्कार हम नहीं चेंज कर पाए। अब ये समय है उसको करने का। उसका सबसे पहला स्टेप मोदी जी ने कर दिया कि गवर्नमेंट में RSS एफिलिएशन नोबडी विल ऑब्जेक्ट। तो अब हमें क्या करना है? बढ़ाना है अपना एरिया, और वो बढ़ाने में बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मंच जो है ये विज्ञान भारती का मंच है। तो जब हम इसको बढ़ाएंगे तो जो कमेटीज, वेदपाल जी इसके ऊपर ध्यान देने का है, जो कमेटीज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, जो कमेटीज DBT की है, जितने भी फंडिंग एजेंसीज है, उनमें एक ना एक वैज्ञानिक विज्ञान भारती का पैठ है। और अग्रवाल जी आप तो इंडस्ट्री से हैं, आयुर्वेद इंडस्ट्री से हैं, आप तो जानते हैं कि किस प्रकार से जब कोविड हुआ तो मैं बड़ा वोकल था। मेरा ये मानना था कि हम वैक्सीन के पीछे ना भागें और हम ये नियम बनाएं कि कोविड किसी को हो गया है तो उसका आयुर्वेद से उपचार हो। और देखिए किस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव जी को क्षमा मांगनी पड़ रही है। मतलब इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हमारे लिए, भारतीयों के लिए, कि भारतीय संस्कृति में जहां आयुर्वेद प्रत्येक बच्चा जानता है कि हल्दी का छौंक कैसे लगेगा, मिर्च का छौंक कैसे लगेगा, बच्चे को जायफल देना है किस प्रकार से, हींग का छौंक लगेगा, कौन सी सब्जी में कौन सा छौंक लगेगा, कौन सा छौंक देसी घी से लगेगा, कौन सा अंगारों पे लगेगा, ये पूरा ज्ञान हमारे पूर्वजों को था। तभी वो निरोगी रहते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। वैद्य केवल उनका स्वास्थ्य लाभ के लिए होता था, उपचार के लिए नहीं जाते थे। तो मेरा ये मानना है और ये कहना है, और ये मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, आप में से कोई सज्जन अगर इस मैसेज को आगे बढ़ाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कि विज्ञान भारती के जन अब फंडिंग एजेंसीज में आने चाहिए, कमेटीज में। क्योंकि अभी तक कमेटीज में वो लोग बैठते रहे जो रिसर्च वो फंडिंग करते रहे जिससे भारत की जड़ें कटे। उदाहरण देता हूं, JNU में जितनी रिसर्च, चाहे वो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले PhD करके हो या कोई और हो उससे रिलेटेड सोरोस के वंशज, यहाँ पे वहां जो रिसर्च हो रही है, हुई है, उसका केवल एक उद्देश्य कि आदिवासियों को कैसे भारतीय संस्कृति से हटा दिया जाए, और ऊपर कोटिंग कैसी कि समाज सेवा, आदिवासियों की सेवा। ये जो आडंबर चलता रहा उसको कौन ठीक करेगा? हम में से हम जैसे लोग ठीक करेंगे, और वो करेंगे जिनके संस्कार हैं विज्ञान भारती से जुड़े हुए लोग। जो दूसरी बात मैं इसी से कनेक्टेड बताना चाहता हूं वो ये है कि हमें आज उन विषयों पे अध्ययन करना है, उन विषयों के ऊपर अन्वेषण करना है, सृजन करना है, जिन विषयों के कारण हम नंबर 2, नंबर 3 है। देखिए आपने सुना होगा हम नंबर 5 आ गए, नंबर 3 हो गए, हमें नंबर 1 होना है। उस नंबर की रेस के मैं बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूं उसका। हमें तो इतना आगे बढ़ जाना है कि बाकी सब पीछे रह जाए। आ जाइए 700-800 साल पहले भारत अगर GDP देखोगे तो पूरा भारत की GDP और पूरे विश्व की GDP मिला के भी कम होती थी। चाइना, US कहीं होते ही नहीं थे। ये सब पिछले 2 साल में मलेशियों ने जो भी किया और उसके बाद इन अंग्रेजों ने किया, इससे पूरा इस देश का जो स्थिति बनी, अब उसको ठीक करने का टाइम। तो जो बात मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं ये है कि वो रिसर्च टॉपिक्स लें जिससे जो गैप्स है हमारे बीच में। उदाहरण देता हूं आपको, वेदपाल जी आपको जान के आश्चर्य होगा, अग्रवाल जी तो जानते हैं, ड्रग इंडस्ट्री, भारत पहला देश है वर्ल्ड में, हमारा पहला राष्ट्र है जहां पे सबसे अधिक US FDA अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। देखिए चाइना हमसे हर बात में
4-5 गुना आगे है। जैसे मान लीजिए शिक्षा लो, इंजीनियर लो, टेक्नोलॉजिस्ट लो, रिसर्च पेपर लो, पेटेंट लो, नंबर देखो, चाइना का 100 है तो हमारा 20-25 ऐसे। लेकिन यूएस एफडीए अप्रूव्ड लैब में हमारा 100 है तो उसका 20 है। और यूएस एफडीए अप्रूवल कौन देता है? अमेरिका। और सबसे अधिक यूएस एफडीए मैन्युफैक्चरिंग कहां है? इंडिया। लेकिन यहां कैच है, कैच ये है कि हम फाइनल जेनेरिक तो बनाते हैं, लेकिन उसके इंटरमीडिएट और उसके की स्टार्टिंग मटेरियल हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं चाइना से। तो हमारी रिसर्च वो होनी चाहिए जिससे हमारा चाइना से इंपोर्ट नगण्य हो जाए। मतलब बिल्कुल हमें आवश्यकता ही नहीं, तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये हम सबको प्रण करना होगा। आज स्थिति ये है कि आप घर पे जाइएगा आज और अपने बच्चों से, बेटे से या पोते से बोलिएगा राष्ट्रीय गान गाओ। राष्ट्रीय गान नहीं गा पाएगा। मेरी रिसर्च है, मैं जहां भी जाता हूँ बच्चों को लास्ट में राष्ट्रीय गान का मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूँ, और मैं देखता हूँ राष्ट्रीय गान गा नहीं रहे, वो खिला रहे होते हैं। और इसीलिए हमें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ही मिलते हैं, क्योंकि जिसको गोल्ड मेडल मिलता है उसका राष्ट्रीय गान बजता है। हमारे एथलीट्स को राष्ट्रीय गान आता ही नहीं, सारों को नहीं बट अधिकतर। आप घर आज टेस्ट करिएगा, आज घर जाइएगा अपने पोते पोती से बोलिएगा बेटा राष्ट्रीय गान सुनाओ। अगर वो 100% सुना दे, मैं लिख के देता हूँ, मैं इनाम दूंगा, मुझे वीडियो भेजिएगा। कोई ना कोई मिस्टेक होगी, और ये तो राष्ट्रीय गान की बात है। हमारा जो रियल में है वो तो राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत की तो बात ही छोड़ दीजिए, बच्चों को पता ही नहीं है। तो ये संस्कार हमको बच्चों को देने हो। विज्ञान भारती उस स्टेज पे आए जिसमें पूरी रिसर्च में उसका इन्वॉल्वमेंट हो। रिसर्च फंडिंग किस क्षेत्र में होनी है, जिसमें फंडिंग हुई है उसका क्या प्रोग्रेस है, कितना हम बढ़ रहे हैं, कितने गैप एरियाज कम हो रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड बिटवीन इंडिया एंड यूएस एंड यूरोप, ये हमको देखना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब भारतीयों को ये समझना होगा कि अब हमको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। यह आज देखिए, आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, आप मुझे बताइए कितने भारतीय हैं जो जुलूस निकाल रहे हैं। जुलूस कहां निकल रहे हैं? रैलीज कहां हो रही है? स्वीडन में, स्टॉकहोम में। रैलीज कहां हो रही है? न्यूयॉर्क में। रैलीज कहां हो रही है? पेरिस में। रैलीज कहां हो रही है? सारे यूरोपियन देशों में, भारत को छोड़ के। आंध्रा बंगाल, आमी बंगाली, देखिए बांग्लादेश तो साथ में ही है ना, कोई रैली नहीं है। जबकि बंगालीज इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि वो छोटी छोटी बात पे हड़ताल और रैली करते हैं, लेकिन इस बात पे नहीं हो रही। उस बंगाली मलेश को देखो जो किसानों के साथ यहाँ आ गया था ट्रैक्टर पे और किसान बनने का प्रयास कर रहा था, एकदम चुप है, सारा विपक्ष चुप है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, सारे वो सनातनी बांग्लादेश के आ गए सड़क पे, और कोई तलवार नहीं, कोई हथियार नहीं। क्या कह रहे थे? हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु का जो उन्होंने मंत्र दिया, हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम बच्चों को ये सिखाएं कि इनमें कितनी शक्ति है, हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है। ये हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वयं भारतीयता लाएंगे। कैसे लाएंगे? हम पहले नियम बनाएंगे, हम नंगे पांव चले, तभी तो हमारे पोते नंगे पांव चलेंगे, पड़पोते नंगे पांव चलेंगे। हम स्वयं तो कालीन बिछा रहे हैं। मैं अभी कल परसों लास्ट वीक में एक कार्यक्रम में था, महिलाओं को वो पुरस्कार दिए जा रहे थे, और मैं विशेष अतिथि था, वेदपाल जी। तो एक महिला आई साउथ से, तो उनको डांस के लिए उनको अवार्ड दिया जाना था, विमेन अवार्ड फॉर डांस फॉर एक्सीलेंट वर्क। वो स्टेज पे चढ़ने से पहले उसने शूज उतारे वहां पे, और नंगे पांव आई। मैंने सबको बताया, मैंने रोका, मैंने सबको बताया सीखो कि कैसे माँ सरस्वती का आदर किया जाता है। वहां माँ सरस्वती का मंदिर है। ओके, प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रत्येक शिक्षण संस्थान माँ सरस्वती का मंदिर है। यदि माँ सरस्वती का मंदिर है तो वहां मांसाहार हॉस्टल में कैसे सर्व हो रहा है? और आज आप देख लीजिए, रूटी यूनिवर्सिटी विश्व में नंबर 1 हुआ करता था भारत का। ओके, और सारे हॉस्टल्स में वेजिटेरियन होता था आज से 30 साल पहले, और आज ये देखें जितने भी हॉस्टल्स हैं, एक हॉस्टल में शाकाहारी हैं
और उसमें भी यदि शाकाहारी ये बोल दें कि भाई यहां मांसाहारी नहीं आएंगे तो देखिए क्या हल्ला हो जाता है। तो इसको देश को ठीक करने का, जिस दिन सारे हिंदू सारे सनातनी शाकाहारी हो जाएंगे, इस देश में कोई पशु नहीं कटेंगे और कोई ऐसा त्योहार नहीं होगा जिसमें पशु कटे। ये हमारी कमी है। जिस दिन हमने मांसाहार एक्सेप्ट किया, आप में से होंगे बहुत जन, प्रायश्चित करिए आज घर जाके। मेरा निवेदन है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा तो मां सरस्वती ने आदेश दिया बताने का, आ जाइए प्रायश्चित करिए। मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि महिलाएं मांसाहारी हो सकती। महिलाओं को मां शक्ति रूपा कहा जाता है, वो जननी होती है, जो जनती है वो कैसे मांसाहारी हो सकती है। मैं समझ गया, चौहान जी आ गए तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। देखिए समझना चाहिए ना, वक्ता वो जो समझ जाएगी क्या। और इतना